अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, साल 2023 पाकिस्तानी बैंकों के लिए बहुत ज़बरदस्त साल साबित हुआ। इस साल पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उन्होंने तकरीबन 556 अरब रुपए मुनाफा कमाया, जो कि उससे एक साल पहले यानी 2022 के मुकाबले में 85% ज़ायद है। कहा यह जा रहा है कि जनाब 22% शरह सूद है इस वक्त पाकिस्तान में, रिकॉर्ड जो है पॉलिसी रेट है, और इसकी बिना पर जो सबसे ज़्यादा कर्जा लिया जा रहा है वो बैंकों से वो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है। और हुकूमत पाकिस्तान का रिलाय जो है वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है कर्ज़ों के हवाले से, जिसकी वजह से बैंक्स के भी बड़े मज़े आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौखा, ये वाली बात है। क्योंकि वो जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उनकी, और ये सारे प्रॉफिट उसी तरीके से बनाए गए। बहरहाल हकीकत क्या है ये जानेंगे, और बिलखुसूस पाकिस्तान की में जो हमारे इस्लामिक बैंकिंग विंडो है या इस्लामिक बैंक्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है इस बीच में, और जिस तरीके से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर, आगे कितना और रोशन मुस्तकबिल है पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के हवाले से। इसके ऊपर मैं बात करूंगा फैसल शेख, जो कि हेड ऑफ शरिया कंप्लाइंस हैं फैसल बैंक के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। सबसे पहले दूसरी तीसरी मुलाकात है आपसे इस प्रोग्राम के अंदर। ये मुझे बताइए कि 2023 का जो साल है बहुत ही आप कहेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का रहा। ये तमाम बैंक्स के लिए कन्वेंशनल जो कन्वेंशन बैंक्स हैं प्लस इस्लामिक बैंक्स, ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन रहा, और क्यों रहा? देखिए, जाहिर है कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा तो वो दोनों के लिए अच्छा रहा, इस्लामी बैंकों के लिए भी अच्छा रहा और कन्वेंशनल बैंकों के लिए भी अच्छा रहा। इस्लामी बैंकों के लिए अच्छा होने का एक और जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव ये है कि जो इस साल इस्लामी बैंकों की ग्रोथ है डिपॉजिट साइड पे वो बहुत अच्छी रही है, यानी कि तकरीबन 31% की ग्रोथ है इस्लामी बैंकों की डिपॉजिट साइड के ऊपर। अच्छा। यानी कि जो डिपॉजिट्स वो आम नए डिपॉजिटर्स जो आए, नए डिपॉजिट्स आए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामी बैंकों ने 31%। तो इस्लामी बैंकों ने जो ग्रोथ रेट था पिछले सालों में तकरीबन 22% के लगभग था, इस साल 31%, 30.8 जो स्टेट बैंक की लेटेस्ट फिगर आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है, वो प्रेफर कर रही है इस्लामिक बैंकिंग को। वो अपना पैसा सूद के बजाय इस्लामी बैंकों पर जो मुदारबत के तरीक़ार की बुनियाद पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। दो चीज़ें, एक तो ये कि क्या ये शिफ्टिंग हो रही है या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, नए लोग डिपॉजिट बेस्ड जो है वो आपका बढ़ रहा है, ओवरऑल जिससे सिस्टम को भी फायदा हो? दोनों का इम्पैक्ट है, क्योंकि इसके कोई खास मैं अभी आपको बाइफिकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट ज़रूर है इसके अंदर। शिफ्टिंग भी हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो कन्वेंशनल बैंकों का मार्केट शेयर ले रहे हैं, बल्कि शायद आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं वो भी अब अपनी जो इस्लामिक विंडोज हैं उनको ज़्यादा उसको ज़्यादा मुतहर्रिक कर रहे हैं, और उसके अंदर अपने जिसको कहते हैं ना, इस वक्त ब्रांच कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जोरों के ऊपर है। कन्वेंशनल बैंक्स जो अपनी कन्वेंशनल ब्रांचें हैं उसको बंद करके उसको इस्लामिक बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा, आपने कहा कि डिपॉजिट जो है वो 31% इसमें इजाफा, एडीआर क्या है, एडवांस टू डिपॉजिट जो है आपके डिपॉजिटर्स का पैसा कितना आप लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, एडीआर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो इम्पैक्ट है ना, वो चूंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट चूंकि सबसे बड़ी एक तरीके से बोरोवर है मार्केट में, तो एडीआर रेशो किसी भी इंडस्ट्री के साथ अच्छा नहीं है। वैसे मैं आपको वैसे बता दूं कि इस्लामी बैंकों का जनरली अच्छा रहता था, क्योंकि इस्लामी बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सुकूक की जो सप्लाई है, जो गवर्नमेंट इस्लामिक बैंकों से जिस तरीके से इन्वेस्ट पैसे ले सकती है उसका एक खास तरीक़ार है। वो इस तरीके से कन्वेंशनल बैंकों की तरह महज कर्जा नहीं ले सकती इस्लामी बैंकों से, तो उसका जो सप्लाई थी वो शॉर्ट रही है हिस्टोरिकली हमारे मुल्क में। अच्छा, तो इसकी वजह से इस्लामी बैंकों का जो एडीआर है वो हमेशा से कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर ही रहता था। तो अभी मेरे पास फौरी तौर पे चूंकि अभी दिसंबर खत्म हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब एक आध बैंक है, इस्लामिक बैंक है, उनका एसेट बेस जो है वो मेरे ख्याल से 2.5-3 ट्रिलियन है, लेकिन उसके बावजूद और उसके ऊपर जो 6-7 कमर्शियल बैंक्स खड़े हैं वो किसी का 4 ट्रिलियन, किसी का 5 ट्रिलियन, किसी का 6 ट्रिलियन, लेकिन पर्टिकुलर इस्लामिक बैंक जो है उसने सबको बीट किया और 85 बिलियन का उनका प्रॉफिट है। तो ऐसा क्या रहा, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं इनको बड़ा फ़ायदा इस वक्त हो रहा है आपके एमडीआर का, मिनिमम डिपॉजिट रेट का, जो कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पाबंद हैं कि वो एक पर्टिकुलर मुनाफा जो है वो तकसीम करें, लेकिन इस्लामिक बैंक्स के ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उसका फ़ायदा हुआ। देखिए, ये कहना तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए एमडीआर की जो पाबंदी है वो कन्वेंशनल बैंकों पे ज़रूर है, लेकिन उनको कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपना इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स बढ़ाएं।
اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, تو اپنے آپ وہ کام کر سکتے ہیں, اسلامی بینکوں کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کنونشنل بینک اسلامک بینکنگ ڈپازٹس اپنی اسلامی بینکنگ ونڈوز کے تھرو لے سکتے ہیں, جبکہ اسلامی بینک کنونشنل بینک کی طرح کام نہیں کر سکتے, دیٹس فار شیور. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کام ان کے اوپر ان کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی ایڈوانٹیج ہے, جی کنونشنل ایڈوانٹیج ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلامک بینکوں کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہے, اور اسی وجہ سے اب اے ڈی آر کی ہم بات کر رہے تھے, تو جو ہم ہسٹوریکلی اسلامی بینکوں کا جو اے ڈی آر اس پر سے بہتر تھا کہ وہ زیادہ لینڈنگ کرتے تھے. زیادہ لینڈنگ تو کہنا غلط ہوگا, جو جس طریقے سے ہم اسلامی طریقوں سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مرابحہ کی بنیاد پر, اجارہ کی بنیاد پر, ڈم شمشافی کی بنیاد پر جو کام کرتے ہیں, چونکہ ہم جنرل پبلک کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی شرح منافع تھوڑی بہتر ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بینک جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو بازاروں میں بہت زیادہ مقبول ہیں, کیونکہ ہمارا جو تاجر ہے, جو چھوٹا تاجر ہے, وہ اسلامی بینکوں سے کام کرنے کو زیادہ پریفر کرتا ہے. تو اچھا کس طرح سے, کیونکہ بنیادی طور پہ کیا وہ اتنے اویئر ہیں کہ جناب مضاربہ کیا ہے, مشارکہ کیا ہے, یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں کیا وہ اس سے ویل اویئر ہیں, یا آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی بہترین ہے, یا کہ وہ مجبور ہے. دیکھیں یہ کوئی اسپیسیفک آپ نہیں کہہ سکتے, یہ ایک اوور آل امپیکٹ ہے, کیونکہ عام لوگ ہمارے پاکستان میں سود سے بچنا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, چھوٹا کاروبار کرتے ہیں, تو ہماری ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سود سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے وہ ان کو حاصل ہو. تو یہاں پر سب سے بڑا امپیکٹ تو اسی کا ہے کہ جو آپ کے جو بازار میں جو بینک آپ کا بازار میں کامیاب ہوتا ہے وہی بینک زیادہ پروفیٹیبلٹی کے بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. اچھا بازار سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا کسی کا پرچیز جو ہے وہ, یعنی آپ کیا کہیں گے اس کو, وینڈر بھی ایک ہی اس میں ہے, اور پھر دوسرا مارکیٹ. جی ہاں, یہ سارے جو کمپوننٹ ہیں ہمارے, اگر آپ ایک عام بازاروں کی بات کریں, جیسے کراچی میں جوڑیاں بازار ہے, بولٹن مارکیٹ ہے, اسی طرح لاہور میں مختلف بازار ہیں, اس کے اندر مثال کے طور پر میں تاجر ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی سپلائر ہوگا اور میرا کوئی نہ کوئی کسٹمر ہوگا. تو اگر سب کے اکاؤنٹ کسی بینک کے اندر ہیں تو وہاں پر فائدہ یہ ہے کہ مجھے پیمنٹ کرنے میں بھی میرا پیسہ اسی بینک میں رہ رہا ہے, اور جب میں اپنے کسٹمر سے کوئی مال فروخت کر رہا ہوں تو اس کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی میرے بینک میں. تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو فائدہ ہوگا اس بینک کو ضرور ہوگا. اور پھر دوسری بات ہے کہ, اور یہاں یہ دس مائٹ بی اے پوائنٹ کہ جس میں ہم بات کریں جس بینک کی, وہاں پہ اس کو پروفٹ ہو. جی بالکل, ممکن ہے, میرے پاس ان کے کوئی خاص فگرز نہیں ہے, لیکن یہ بالکل ایک جنرل سی ایک عام بینکنگ کے طور پہ, پروفیشنل کے طور پر یہ بات بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز وہ ایم ڈی آر کا فائدہ تو پھر کنونشنل بینک کو بھی ہوتا نا, ہونا چاہیے. دیکھیں, اور دوسری بات ہے برکت کا ایلیمنٹ کو نہیں بھولنا چاہیے, کہ جو برکت کا ایلیمنٹ ہے وہ بہرحال ہے. جب اللہ تعالیٰ سے جنگ آپ کرتے ہوئے باہر آتے ہیں اس جنگ سے نا, تو اللہ کی مدد تو ضرور آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیونکہ دیکھیں دیکھا کیسے جا رہا ہے پورے پاکستان میں اس وقت, کہ پچھلے کووڈ کے بعد سے اگر ہم کہیں کہ پاکستان, دنیا اپنے پیروں پر سکی ہے, پاکستان پہ ہم تو بڑی دودھاری تلوار ہے, یہاں پر جناب سیاسی مسائل بھی ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. تو ایسے میں اگر بینکنگ سیکٹر آؤٹ پرفارم کر رہا ہے, اور آؤٹ پرفارم بھی کیا کر رہا ہے کہ جناب حکومت کو وہ قرضے دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ بینکنگ انڈسٹری وہ ایس ایم ایز کو دیں, وہ دوسرے لوگوں کو دیں, جس سے کاروبار میں توسیع ہو, کاروبار فروغ پائے. یہاں تو بہت سیکیور ہے پاکستان کے بینکس کے جناب, وہ ٹریجری بانڈز کے اندر اور پی آئی بیز کے اندر اور رسک فری انویسٹمنٹ کے اندر اینڈ دے آر میکنگ منی آن اٹ. دیکھیں, آپ کو نا ایک بینکنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے, یا کوئی جزیرہ نہیں ہے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا. نہیں, لیکن پوری دنیا میں بینکس ایسے چلتے بھی نہیں ہیں جیسے پاکستان میں. میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کے مخصوص حالات ہیں جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اسی میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. تو اسی کے دوران ہمارے پاس جو پیسہ ہے نا وہ پبلک کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو پبلک کے جو پیسے ہوتے ہیں اس کو جس قدر ایفیشینٹ طریقے سے, جتنے بہتر انداز میں, اور جس قدر ان کے جو اسلامی بینکوں کی اگر میں بات کروں تو جو شریعہ کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے تحفظ جو ہم دے سکتے ہیں اپنے ڈپازٹر کے پیسوں کا, کیونکہ ہم ان پیسوں کے امین ہیں, تو ان پیسوں کو جس طرح بہتر طریقے سے ہم انویسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں نا یہ کوئی ایسا نیا فنامنا, آج کا فنامنا نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ ہم پاکستان میں بہت ساری برائیوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہم اس کا رونا روتے ہیں, لیکن سب سے اچھی بات جو پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری ہے, ایک ہسٹوریکلی پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری ہمیشہ ایک ہیلدی فوٹنگز پہ رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا. وہ چاہے وہ سب پرائم مارگیج ہو, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بینکنگ, اور 200-300 سال پرانے بینکس جو ہے وہاں پہ کولیپس ہو گئے. یہاں پہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے نا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے بہت اچھا, بہت لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ان پروڈکٹس میں ڈیل ہی نہیں کرتے تھے. اگر ہم ان پروڈکٹس کے اندر کچھ کام کرتے تو خدا نخواستہ یہ چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ ریگولیٹری فریم ورک بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, میں آؤں گا اس کی طرف ضرور. سب بریک, اور بریک کے ساتھ بھی بعد بھی فیصل شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ.
वेलकम बैक। फैसल शेख, हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, फैसल बैंक हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनाब, बात हो रही थी, आपने कहा कि जनाब स्टेट बैंक को बिल्कुल इसमें क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन बात ये कि जनाब फैटफ के अंदर भी ये चीज़ें आई और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन हमारे बड़े बैंक्स को कुछ फ़ाइन लगते रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इस तरह की प्रैक्टिस के हवाले से जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। स्टेट बैंक को ज़रा वहाँ पे भी देखना चाहिए। फिर देखिए, वो मैं उस पर भी फिल वक्त पे कमेंट नहीं करूंगा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो उस पर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि स्प्रेड क्या है इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मैं बैंकिंग के हवाले से बात कर रहा था वहाँ पे हार्डली 2-2.5% से ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में डबल डिजिट्स में भी, ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स में भी हमने स्प्रेड देखा और अभी मेरे ख्याल से इस जैकेट का हाई 7.5% के करीब था। तो ये तो बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस हुआ, आप लोगों से पैसा लें, उनको कम अमाउंट पे करें, लोग आपसे पैसा उधार लें तो उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज करें, इससे बढ़ के तो कोई बिजनेस ही नहीं है फिर पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। देखिए, एक एफिशिएंट मार्केट है, एफिशिएंट मार्केट के जो उसूल ज़ाब्ते हैं उसी के तहत सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। तो इस वक्त जो मैंने जैसे कहा ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है हमारी, जो इस वक्त मुल्क में पॉलिसी रेट चूँकि हिस्टोरिकल हाई के ऊपर गया हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट्स हैं, और जब तक हम, और वो हिस्टोरिकल हाई रेट बैंकों ने तो नहीं मुकर्रर किया हुआ, तो वो तो एक, जैसे मैंने कहा ना कि जिन मखसूस हालात में पाकिस्तान है वहाँ पे ये काम हो रहा है। अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जनाब ये हिस्टोरिकल हाई रेट्स जो हैं इनकी वजह से डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की सफ़र कर रही है? देखिए, मेरे इत्तेफाक न करने की कोई वजह नहीं है ना, क्योंकि देख जो ये इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है जो हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हुए आए हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये सिंपल सा, और वजह भी यही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रेट रखा हुआ है उसकी वजूहत भी आपको पता है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से है। बट अगेन देखें, हमारा जो ताल्लुक है ना हमारी इकोनॉमी का, हमारा जो सबसे बड़ा मसला, हम एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करना चाहते हैं ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। मतलब अगर पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो है तो इसका मतलब है मैं आप सुबह दोपहर शाम रात टमाटर ही खाए जा रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला सप्लाई साइड का है, हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का। तो क्या ये टूल्स आप समझते हैं कि वाकई इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर? मैं अर्ज करूं कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक इस्लामिक बैंकिंग में के साथ काम करता हूं, तो ये तो टॉपिक इकोनॉमिस्ट का है कि जिसके ऊपर वो बेहतर तरीके से कमेंट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कि बहरहाल, लेकिन ये बात तो तय है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि सफर करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब इसके रीजंस क्या हैं, हम मेरे ख्याल से वो इकोनॉमिस्ट पे छोड़ें और इकोनॉमिस्ट को उसको करने दें। नाउ ये मुझे बताइए कि क्यों एक मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है, तो क्या हम कितना बड़ा पोर्शन अपने मुल्क का सूद से पाक बैंकारी में मुंतकिल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी का? देखिए, हम तो इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि हम 100% पे जा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं, आपने जिस मेरे इदारे का नाम दिया फैसल बैंक का, फैसल बैंक वाज अ कन्वेंशनल बैंक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पूरे बैंक को, हमारी 211 कन्वेंशनल ब्रांचें थी जिसको हमने फुली कन्वर्ट कर दिया इस्लामिक ब्रांचों के अंदर। अब और बैंक जो है अब एक फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। इसको दुनिया की सबसे बड़ी कन्वर्जन करार दिया जा रहा है। तो ये एग्जांपल अब मौजूद है आपके पास कि आप एक चलते चलाते फुल फ्लैज कन्वेंशनल बैंक को एक फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन पूरी आपकी इकोनॉमी को अगर आप वहां पर करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? क्या रोड मैप होगा उसका? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जो सूद में डील करता है उसकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान है। तो जो कोई, जब जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने इतनी मजम्मत की है तो उसका कोई अल्टरनेट सिस्टम ना दिया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इसके ऊपर जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑब्वियसली आपको पता है कि मुसलमान मुल्कों में इस वक्त जो मुसलमान मुल्क हैं वो जिस हालात का शिकार हैं, वहाँ पे सब जगह सूद का निज़ाम मौजूद है। लेकिन आज से सिर्फ 200-250 साल पहले तक इस्लामिक जो दुनिया थी वो सूद के बगैर काम करती थी। हाँ, आज के दुनिया की जो जदीद आपके मसाइल हैं उनका मसाइल का हल जो है वो तलाश करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि मसाइल का हल मौजूद नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरी मालूमात के लिए बताइए कि इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मेजर जो हम बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, सऊदीया की बात करते हैं, तो वहाँ पे सारा इस्लामिक है या वहाँ पे कन्वेंशनल इस्लामिक दोनों मॉडल? देखिए, ज़्यादातर मुल्कों में दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे सऊदी अरब में इस्लामिक बैंकों का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा 50% से ऊपर जा चुका है। अच्छा। 66% जा चुका है। यूएई में भी जा चुका है। चलिए ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक की लेटेस्ट फिगर है 23% से ऊपर जा चुका है इस्लामिक बैंकों का जो मार्केट शेयर है डिपॉजिट साइड के ऊपर। अच्छा। तो अब स्टेट बैंक के जो टारगेट्स हैं तकरीबन कोई इसको 30% तक ले जाने के इस साल के एंड तक, तो इंशाल्लाह ताला वो टारगेट अचीव होते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला, देखिए फिर वही वाली बात है कि इस आप
चलेंगे तो मसले हल होंगे, ठीक आप है, रुक के बैठे रहेंगे तो मसले हल होंगे। there is a will, there is a way। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शेख हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुल्की मईशत को इस वक्त जो बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, और डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुल्क को जो बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं वो हैं क्या, और उनसे निकला कैसे जा सकता है, इस वक्त डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक़ वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत बन गई और इसको कहा जा रहा है पीडीएम पार्ट 2, तो पीडीएम की पहली हुकूमत में और आज की इस हुकूमत में आप कितना बड़ा फ़र्क देख रहे हैं, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, प्रोवाइडेड ये कि इस वक्त SIFC जो है एक सपोर्ट यहाँ पर खड़ी है, तो इन दोनों अदवार को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये वाला दौर कितना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया है। बात यह है कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो काफ़ी परेशान कुन रहे हैं कुछ अरसे से। आप ये देखिए कि जब पीडीएम की हुकूमत गई थी तो उस वक्त जून के महीने में आपको याद होगा हमारे रिजर्व तकरीबन $4 अरब तक नीचे गिर चुके थे, जो कि सिर्फ एक महीने के इंपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं थे। अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान के उसके फ़ौरन बाद जुलाई के पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए और उन्होंने IMF के MD वगैरह से बात की पेरिस में, और हमें यह स्टैंड बाय फैसिलिटी 9 महीने के लिए मिला है। इसमें कुछ ठहराव थोड़ा सा ज़रूर आया है, और रिजर्व जो हैं मुख्तलिफ जरियों के वजह से इस वक्त तकरीबन $8 अरब के करीब है। मगर ये स्टैंड बाय फैसिलिटी अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट एक तकरीबन $1 अरब का मिलेगा। उसके बाद में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान फिर अब आगे कैसे जाएगा। हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक लंबा IMF प्रोग्राम की तरफ जाएं, यानी कि वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 2019 से 2023 तक हम एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में थे ज़रूर, मगर उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब थी, और बहुत से महीने गुजरे जबकि प्रोग्राम बिल्कुल ही ऑपरेटिव नहीं था जी। और IMF फ्रस्ट्रेशन में काफ़ी हद तक परेशान हो चुका था, और इसलिए वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक फेलियर था। अब देखना यह है कि आने वाला एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल का, उसको ये नई हुकूमत किस तरह चलाती है। सर ये मैं अर्ज करना चाहूँगा, ज़रा बताइएगा IMF हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो किस हद तक आप समझते हैं कि मेरिट्स के ऊपर होते हैं, और किस हद तक उसमें जो है वो सियासी मसलहत पसंदी का शिकार होता है खुद उनकी तरफ से भी, क्योंकि आपने यही सी PMLN का एक दौर हमने देखा था जिसमें 17 वेवर मिले थे जो कि IMF शायद किसी को भी नहीं देता हो। तो ये इसमें सियासी जो है वो अमल दखल कितना होता है इसमें, पाशा साहब? जी, ये आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है। मैंने काफ़ी पिछले 20-25 साल में IMF से खुद मैंने नेगोशिएट 3-4 मरतबा किया मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए। यकीनन एक सियासी पहलू ज़रूर होता है। जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया 2013 से 2016 तक, उसमें जो पाकिस्तान को बेशुमार वेवर्स मिले, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका जो जंग कर रहा था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान पूरा उसका साथ दे रहा था, और हमने सारे फैसिलिटीज़ अपने उनके सामने रख दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। तो इसलिए देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त होल्डर है शेयर्स का IMF में, वो आपका IMF के सबसे बड़ा होल्डर जो है वो है अमेरिका। तकरीबन 17% उनके पास शेयर्स हैं, और उनका हेडक्वार्टर्स तो आपको पता है वाशिंगटन में है। तो अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आप नए प्रोग्राम के बारे में 1-2 इशारे में दे दूंगा, खुल के इस वक्त बात करना नामुनासिब होगा। सबसे पहले
इस मर्तबा अभी से कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि IMF चाहेगा कि पाकिस्तान का जो रिश्ता है चाइना के साथ वो ज़रा मुख्तलिफ हो, इतना करीब ना हो। अच्छा। और कोशिश ये होगी, अब देखना ये है कि चाइना जो हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर है इस वक्त पाकिस्तान का, क्या IMF कहता है कि आप उनसे बातचीत करके पहले कुछ डेट रीप्रोफाइलिंग करवा लें। और चाइना डज नॉट लाइक दिस। और आपने ये भी देखा होगा कि चाइना के जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पेमेंट्स भी रोके गए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स। जी, तो खतरा ये है IMF माइट इंटरवीन इन पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप जो है CPEC के थ्रू और इसकी हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई, अब ये बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF जो है इस मुल्क के जो अशरफिया है, जो आपकी एलीट है, क्या उनका साथ देगी या पीपल्स एक्शन की तरफ जाएगी? और ये लेकिन सर आपको कुछ हिंट नहीं मिल रहा? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पैंडा बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं, और वो तो जाहिर है कि फिर हम उस मार्केट की तरफ चले जाते हैं, चाइनीज मार्केट जो है उसको टैप करने की तरफ चले जाते हैं। मगर वो देखिए अभी तक तो फ्लोट नहीं हुआ है, और जो अमाउंट फ्लोट करने की बात की जा रही है वो $300 मिलियन है, जो कि छोटा अमाउंट है, आगाज है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनली इतनी खराब हो चुकी है कि इस साल 2022-23 के बाद से हम बिल्कुल एक बॉन्ड भी फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं। और अलबत्ता हो ये रहेगा कि अप्रैल के महीने में हमें $1 बिलियन के बॉन्ड की मैच्योरिटी के पैसे देने पड़ेंगे। यकीनन सर, तो ये हमें तो बहुत फिर देखना होगा, और सिफारती लिहाज से भी देखना होगा इसमें पाकिस्तान को चाइना के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं, इन तमाम मामले में आपको SIFC कहाँ खड़ा नज़र आता है? कितनी सपोर्ट आपको नज़र आती है कि SIFC की ड्राइविंग सीट पे आपको पता है कि पूरी जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और तमाम लोग उसके साथ मौजूद हैं, तो SIFC तो टर्न अराउंड कर सकता है फिर पोटेंशली। देखिए SIFC तो कायम हुआ था पिछली हुकूमत, PDM की हुकूमत के आखिरी दिनों में, जून के महीने में शायद, और उन्होंने अपना जो मैंडेट कहा था पहले कि हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करें, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ एस्टैब्लिशिंग न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह को फैसिलिटेट करें, जो कि एक बहुत मुनासिब गोल है और उस पर कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है। मगर अब आप ये देखिए कि तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं और आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई इजाफा नहीं है। सही। और इनफैक्ट कमी है एक लिहाज से, इसलिए कि कुछ अर्सा पहले जब हालात कुछ बेहतर थे पाकिस्तान में, तो $2.5 से $3 अरब तक हमारे पास आ जाते थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सालाना। इस साल अभी तक तो $700 मिलियन ये आए हैं तकरीबन। ठीक है, बड़ा कंसर्न है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक कंसर्न है। सर ये भी बताइएगा कि इस वक्त ये जो होलसेल ट्रेड के ऊपर होलसेलर रिटेलर इनको ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं, जो IMF कह रहा है वही चीज़ें हमारे अपने मुफाद में भी हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हम कर पाएंगे? जब कभी भी इस तरह की कोशिशें की लेकिन पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हुकूमतों को। बात दरअसल ये है कि खतरा इस बात का मौजूद है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पर रुझान फिर रहेगा। IMF ने कुछ इशारा ये दिया है कि जो पेट्रोलियम लेवी आपने लेवी की है और उसकी वजह से सेल्स टैक्स को उतना कम किया है, उसको वापस ले आए, ये सरासर नामुनासिब स्टेप होगा। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगाने, बेशुमार गुंजाइश है इसमें। दूसरी तरफ जो हमारे बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत से जमीनें हैं, वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ना देने के बराबर है। और तीसरा जो आपके बड़े दुकानदार हैं वो भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो आपके बड़े बड़े टैक्स पोटेंशियल हैं सेक्टर्स और पेयर्स,
उन पे रुझान होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बहुत बढ़ा दिया है सही। और इसका नतीजा जो है अवाम पर बहुत तो सर ज्यादा ये जिस दिन हुकूमत तहिया कर लेगी कि तमाम इन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना है तो फिर हो जाएगा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। एब्सोल्युटली। आप देखें वेदर देयर इज द विल, इसलिए कि मुख्तलिफ पार्टीज के मुख्तलिफ सपोर्ट बेसिस होते हैं, तो अब देखना है कि ये होगा या नहीं, मगर हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो वाज़े तौर पर गिर चुका है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया के टैक्स टू जीडीपी रेशियो का आधे से भी कम है। ये बहुत ही बुरी बात है और अब बढ़ाना है। और हम बस अशरफिया से उम्मीद ये करते हैं कि वक्त आ गया कि थोड़ा सा मुल्क को चलाने के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ बढ़ाएं और इसके नतीजे में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि ये वक्त जो है ये तकाजा करता है कि अशराफिया जो है वो अपना हिस्सा डालें नेशनल किटी के अंदर, टैक्सों के अंदर, और पाकिस्तान में अब रिग्रेसिव टैक्सेशन ख़त्म हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ आए और हर कोई अपना अपना हिस्सा इनकम टैक्स की सूरत में अदा करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।